हेलो फ्रेंड, सुसला जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं ध्रुव कुमार दीक्षित अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ टीचिंग टूल्स शिक्षण उपकरणों की बात करूंगा। जी हाँ, एक लंबे समय के बाद लगातार शिक्षण सामग्री में बदलाव होता रहा है। अभी बहुत कुछ बदल गया है। धीरे 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 शिक्षण की सामग्रियां भी नए नए प्रवेश में आती जा रही हैं। आज से हजारों साल पहले अगर हम जाते हैं, भारतीय शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से एक नए प्रवेश में होती थी। हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जिसमें जो आपका पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, ये जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु का है। ये आश्रम पूरा प्रशिक्षण का आश्रम है, ट्रेनिंग का आश्रम है। इसमें 4-5 साल की आयु के बाद बालक को अपने गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था, गुरुकुल में। वहाँ वो सब कुछ सीखता था, ज्ञान अर्जित करता था, सभी प्रकार के ज्ञान अर्जन करता था गुरु और अपने साथियों की संगत में रह के। जिसे आजकल हम हॉस्टल कहते हैं ना, कि बच्चा हॉस्टल में रहता है। लेकिन पहले भारतीय शिक्षण व्यवस्था जो थी उसमें गुरुकुल व्यवस्था थी, जिसमें गुरु के परिवार के साथ विद्यार्थी रहते थे और 24 घंटे चलता था। यहाँ तो आजकल हमारा सिस्टम है कि लाइब्रेरी और कॉलेज शाम को बंद हो जाएगा तो लाइब्रेरी बंद, बच्चे को शिक्षक भी नहीं मिलेंगे, ना लाइब्रेरी मिलेगी, ना पुस्तकें मिलेंगी, ना शैक्षणिक माहौल मिलेगा। आज अब टाइम बॉन्ड है, 5 घंटे का कॉलेज है, बस 5 घंटे के लिए हमें, और अगर 5 घंटे हमसे मिस हो गए तो हमको फिर दूसरा कोई चारा नहीं। लेकिन उस वक्त 24 घंटे शिक्षण होती थी। तो गुरु के आश्रम में बालक सीखता था, पढ़ता था, अध्ययन करता था, श्रम करता था, अर्थशास्त्र भी सीखता था, धर्मशास्त्र भी सीखता था, राजनीति शास्त्र भी सीखता था, समाजशास्त्र भी सीखता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वाणिज्य, व्यापार, टैक्स, सभी चीजें सीखता था। धन अर्जन कैसे किया जाता है, धन का व्यय कैसे किया जाता है, सुरक्षा कैसे की जाती है, मिलिट्री साइंस, सभी चीजें सीखता था। लेकिन आज विशेषीकरण का जमाना है। आज आपको विशेषज्ञ होकर बनना पड़ता है। कहीं आप चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, कहीं आर्थिक क्रियाओं के विशेषज्ञ हैं, तो कहीं सामाजिक क्रियाओं के विशेषज्ञ हैं, तो कहीं वैज्ञानिक क्रियाओं के विशेषज्ञ हैं। अलग अलग चीजों के आप विशेषज्ञ रहते हैं। सर्वांगीण विकास नहीं, आपका एकांगी विकास हो रहा है। गुरुकुल के बाद 1835 के आसपास जब ब्रिटिश सत्ता थी, तो ब्रिटिश सत्ता ने गुरुकुल व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त करके एक नई शैक्षणिक प्रवेश करा, जिसे स्कूल कहा जाता है। स्कूल कॉलेज में शिक्षा की प्रणाली शुरू हुई। यहाँ पे मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसने हमारे साथ सिर्फ लिपि कार्य करने के लिए हमको योग बनाया, बाकी सारी योग्यताएं हमारी खत्म हो गई। एक टाइम बाउंड रहता था, इस वजह से इतने बजे तक एक टाइम टेबल है, सिलेबस है, सारी चीजें रिटन में आने लगी और उसमें हम पढ़ने लगे। और यहाँ से शुरुआत होती है ब्लैक बोर्ड की, श्याम पट की। शिक्षक ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, विद्यार्थी उसको कॉपी में उतारते हैं। लंबे समय तक ये भी चला। आजादी के बाद हमने इसको तो रखा ही, श्याम पट को, लेकिन शैक्षणिक टूल जो हैं हमारे अब बदलना शुरू हुए। कापी किताब, परीक्षा, क्लासरूम शिक्षण, आमने सामने की शिक्षा, थोड़ी बदलाव आना शुरू हुआ। फ्लैनल बोर्ड्स आने लगे, फेल्ट बोर्ड आने लगे, जिसमें बोर्ड बदल जाते थे। बुलेटिन बोर्ड आने लगे। शिक्षक, साइंस के शिक्षक, आर्ट्स के शिक्षक, कॉमर्स के शिक्षक, भाषा के शिक्षक बुलेटिन बोर्ड में सूचनाएं देते थे। सूचनाओं के माध्यम से विद्यार्थी उनको ग्रहण करता था। फिर 70 के दशक में मॉडल, डायग्राम, मैप, चित्र, चार्ट, ग्लोब से पढ़ाई होने लगी। ये सारी चीजें आने लगी। शिक्षक मॉडल बनाने लगे, रेखा चित्र बनाने लगे, बच्चों से मॉडल बनवाए जाते थे, मैपिंग कराई जाती थी, मैप बनाए जाते थे, डायग्राम बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे, बड़े बड़े चार्ट बनते थे। बच्चे चार्ट बनाते थे ड्राइंग शीट में, पेंटिंग में उनकी जरूरत थी, इनोवेशन भी होता था। ये सारी चीजें होने लगी। इसके बाद 1956 में हालांकि रेडियो आ गया था, हमारे काफी पहले था। आजादी के बाद 1956 में रेडियो से भी व्याख्यान सुनने की बात होने लगी। लोग आकाशवाणी से सुनते थे। इसके बाद
80 के दौर में टेलीविज़न का दौर चालू हुआ और टेलीविज़न से दृश्य और शब्द, ऑडियो वीडियो में प्रयोग होने लगी, शिक्षण सामग्री आने लगी, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग होने लगा, कंप्यूटर का प्रयोग 1988 से किया जाने लगा हमारे यहाँ, वीडियो बनाए जाने लगे और शिक्षण टूल में बदलाव। हालांकि 1966 में भारतीय अभिक्रमक संगठन IAPC की स्थापना की गई थी, जो तकनीकी शिक्षा शुरू करता है, टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत की थी। फिर 1970 में 1970 में NCERT ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी केंद्र गठित किए। हर स्टेट में एक एक शैक्षणिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए गए और आप सभी जानते हैं कि 1985 के दौर में INSET A और B, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और जबलपुर के डॉक्टर शिव प्रसाद कोस्टा, ये लोग इसरो में थे। उन लोगों ने INSET A और B करा, जो कि एजुकेशनल सैटेलाइट था और शिक्षा के लिए इसमें बहुत ही। इसके बाद आता है भारत में 2012 में ई लर्निंग की शुरुआत हुई। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बिजनेस सब था, तो ई लर्निंग भी हुई। इससे समय भी बचता है, शोर भी बचता है और ये सुविधाजनक भी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम ई लर्निंग को उतना ज़्यादा महत्व हमने नहीं दिया। कोविड-19 के आने से 2020 में ई लर्निंग का चलन बढ़ा। कहते हैं ना, कभी कभी आपदाएं भी अवसर लेके आती हैं। हाँ, कोविड-19 आपदा थी, सबको नए दौर से गुजरना पड़ा, पूरा जीवन रुक गया था। इस रुके हुए जीवन को गतिशील करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। ई लर्निंग की शुरुआत हुई, हमारे यहाँ हो गई थी, लेकिन हमने उसको आत्मसात कर लिया और स्लाइड बनने लगी, क्लास डोजो बनने लगे, गूगल क्लासरूम बनने लगे, कोहंट बनने लगे, टीचमेंट बनने लगे, टेट, ये नए नए प्रकार के कोर्स आने लगे और गूगल क्लासरूम होने लगी, वीडियो बनने लगे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षण होने लगा। ये सारी चीज़ें घर बैठे विद्यार्थियों को मिलने लगी। आमने सामने थे हम, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थे। हमने जिसने व्याख्यान को आकर्षक बनाया, छात्र उस व्याख्यानकर्ता के साइट से जुड़ गए, उसके साथ जुड़ने लगे और ये तकनीकी दिक्कत हमारे यहाँ शुरू हुई। ये नया टीचिंग ऐड है, नया टूल है टीचिंग का, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को प्रयोग करें। मेरा मानना है शिक्षण का भी एक दृष्टिकोण होता है। पद्धति सभी सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी पद्धति खराब नहीं है। गुरुकुल की पद्धति भी अच्छी थी, उसमें सैद्धांतिक के साथ प्रायोगिक काम होता था। गुरुकुल में जो था, आपको 30% सैद्धांतिक और 70% प्रायोगिक कार्य होता था। क्षेत्रीय अध्ययन करना पड़ता था, क्षेत्र में जाकर अध्ययन करते थे। मैकाले ने उसको पलटा के प्रायोगिक को समाप्त कर दिया, सैद्धांतिक को महत्व दिया और देखिए 70-80% सैद्धांतिक हो गया, 10-20% ही प्रायोगिक बचा। स्वतंत्र भारत में भी हमने सैद्धांतिक शिक्षण पे ज़्यादा जोर दिया, प्रायोगिक पे कम दिया। हालांकि 1986 से प्रायोगिक और 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आई है NEP, ये तो पूरी तरह से प्रायोगिक शिक्षण पर जोर देती है। और आप देखिए, मेरा कहना मानना है कि शिक्षण का एक एटीट्यूड होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? 5 चीज़ें होना चाहिए। रचनावादी होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए और पूछताछ आधारित। देखिए, रचनावादी जो गुरुकुल में था, वो रचनावादी था। रचनावादी शिक्षक जो पढ़ाते थे, चिंतनशील होते थे, उसमें शिक्षक विद्यार्थी दोनों सहयोगात्मक थे और इंटीग्रेटेड था, एकीकृत था। हम सभी ने भक्त आरुणि की कथा पढ़ी है। बहुत बारिश हो रही थी, गुरुजी ने कहा जाओ खेत में मेड़ वगैरह सही कर दो। आरुणि गया, बारिश में मेड़ सारी टूट गई। बहुत उसने मिट्टी डाली, प्रयास करा, बारिश इतनी थी, बारिश का प्रभाव बहुत तेज था, रुक नहीं रही थी। उसने क्या करा, वो खुद लेट गया मेड़ पे और पानी रोक दिया। बारिश रुक गई, बहुत देर हो गई, नहीं आया। गुरुजी अपने अन्य शिष्यों के साथ जब गए खेत में, देखा कि पानी को रोके हुए आरुणि रहता है। ये है रचनावादी, सहयोगात्मक और चिंतनशीलता के आरुणि की रचना हुई। भक्त आरुणि सहयोग किया उसने, कि गुरुजी ने कहा है, गुरु के सहयोगात्मक, चिंतनशील और इंटीग्रेटेड, एकीकृत सभी चीजें एक साथ आपको सिखाई जाएंगी, ये चीज। और यहाँ पूछताछ आधारित। लेकिन आज हमारे शिक्षण टूल्स तो बहुत से आ गए हैं, लेकिन शिक्षा से न रचनावादी रह गई है, न सहयोगात्मक रह गई, न चिंतनशील है, न एकीकृत है, ना ही पूछताछ आधारित। हम पूछताछ करते ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं
कि हमको इसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, पूछताछ आधारित करना पड़ेगी। शिक्षण टूल बदल रहे हैं, शिक्षण सामग्रियाँ बदल गई हैं। पहले किताबें थी, बच्चे किताब पढ़ते थे, रखते थे, उत्तर देते थे। फिर किताबों में भी किताबों का चलन खत्म हुआ ये करीब 80 से 1980 के आसपास। मुझे अच्छे से याद है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने एक प्रादर्श नाम की पुस्तक निकाली थी सभी विषय की। उसमें कुछ क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, संभावित परीक्षा से संभावित प्रश्न, उनके उत्तर थे। उसमें 2-3 आ ही जाते थे। तो प्रादर्श प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने दिए थे, वो पूरी किताब का निचोड़ होता था। अब सरकार ने प्रादर्श प्रश्नावली शुरू करी तो उसके बाद जो प्राइवेट पब्लिशर थे उन्होंने 20 सीरीज, 24 घंटे की सीरीज, 20 प्रश्न, ऐसी सीरीज निकालना शुरू कर दी। और लिखने वाले शिक्षकों ने उनको लिखा भी, उसमें प्रश्न रहते थे, उनके उत्तर रहते थे। तो विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग 90%, 80-90% विद्यार्थियों का वर्ग 20 सीरीज, वन डे, वन नाइट सीरीज पे डिपेंड हो गया। किताबें आपकी बंद हो गई, किताबों को कोई नहीं देखता। यहाँ तक कि बहुत से शिक्षक भी 20 सीरीज, वन नाइट सीरीज पे ही अध्ययन अध्यापन करने लगे। ये टूल से बदलाव। हाँ, अब 2020 के बाद जब से कोविड के दौर में गूगल आया, अब हम किताबों पे कम, गूगल पे ज़्यादा डिपेंड हो गए। कहीं भी प्रश्न खोजना होता है, उसका उत्तर खोजना होता है, तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो ये शैक्षणिक अभिकरण जितने भी हैं बदलते जा रहे हैं। गुरुकुल से लेके ब्रिटिश और फिर स्वतंत्र भारत और आज 21वीं सदी की, ये पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई। अब तो चैट जीपीटी आ गया है जिसमें कि आपको बहुत सी चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं। आप पूछेंगे, आपको सारे जवाब चैट जीपीटी लिखित में दे देगा। विद्यार्थियों, ये अलग अलग टूल्स हैं जिनका आप प्रयोग करके अपने शिक्षण सामग्री को प्रयोग करेंगे, अपने शिक्षण को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन समय के साथ चलिए, सभी शिक्षण सामग्री शिक्षण को सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको उनको आत्मसात करना है, उनका प्रयोग करना है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक जरूर कीजिए।